हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 इतिहास चैप्टर 7 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। हरियाणा बोर्ड की किताब है हमारा भारत 3, उसका पाठ नंबर 7 है आपका ये यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियां। चलो शुरू करते हैं चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है आपको कंप्लीट बुक का इस जो है ना डिस्क्रिप्शन में और जो है साथ में कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी और वीडियोस भी दोनों तरीके से आप देख सकते हो। यानी कि आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, हर एक चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी, वीडियोस भी मिलेंगी, तो चेकआउट जरूर से कर देना। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि सिर्फ उत्तर है भाई, प्रश्न नहीं है इसमें। आओ याद करें। देखो ये याद करने वाले जो है ना, हर एक चैप्टर के आपको याद भी करने हैं। क्यों दे रखे हैं? क्योंकि भाई एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर याद करनी है। तारीख वारीख इसमें जो भी दे रखा है। भारत में आने वाली सर्वप्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। यानी कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली लोग आए थे। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया, यानी कि कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ राजकुमारी कैथरीन का विवाह किया और मुंबई को दहेज में दे दिया था। यानी कि इन्होंने जो है ना अपने मतलब विवाह होने के बाद में मुंबई दहेज में दे दी थी। भाई साहब, उनकी रियासत थी खुद की। अंग्रेजों ने 1760 में वांडीवॉस के निर्णायक युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। और ये क्यों करी थी? क्योंकि भाई अंग्रेजों ने नाक में दम कर दिया था। मीर कासिम के तंग आ चुका था ये अंग्रेजों से, तो इसीलिए वो बोला मैं राजधानी बदल रहा हूँ। मैसूर से के हैदर अली ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसकी 1782 में मृत्यु हो गई। वेलेजली ने सहायक संधि द्वारा हैदराबाद, अवध, मैसूर, कर्नाटक और मराठों को कंपनी के अधीन किया था। मतलब सहायक संधि, सहायता करेंगे और सहायता के नाम पे कब्जे मारता रहा। फिर ये कर्नाटक में तो इनके आपस में भी खुटर मुटर बहुत मची थी। डलहौजी ने लैप्स की नीति के तहत सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, जयपुर, उदयपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। यानी कि उसमें शामिल कर दिया, अंग्रेजों के कब्जे में लेकर आ गया था लैप्स की नीति। अब ये लैप्स की नीति क्या थी? अगर किसी राजा को बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, और मतलब उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो बच्चा गोद ही नहीं ले सकता। मतलब उसके लिए उसको अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा। अब अंग्रेजों को तो पता था यार, बच्चा नहीं है, राजा बनेगा नहीं, तो सल्तनत अपने कब्जे में आएगी, तो ये किसी को देते ही नहीं थे। मतलब कि किसी को अधिकार नहीं दिया था कि भाई तुम बच्चा ले सकते हो। तो इसके चलते जो है सब राजाओं से जो राजाओं के बच्चे नहीं हुए, सारे इलाके इनके कब्जे में आ गए इस चलते। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। और भाई रिक्त स्थान मैंने क्यों नहीं भरे भाई? कहाँ रह गए रिक्त स्थान? भाई रिक्त स्थान भूल गया। ये क्या मजाक है यार, भर के आने पड़ेंगे अब मेरे को। तो मैं उत्तर टेप के आ गया हूँ अभी। चलो वापिस शुरू करते हैं इसको यहाँ से। भाई पोपट कट गया था यार, मतलब बीच में गायब हो गए थे प्रश्न उत्तरों में से उत्तर ही। चलो मैं लिख के आ चुका हूँ, रिक्त स्थान भरिए। अब हम भरते हैं रिक्त स्थान आराम से। मराठा शासक के प्रधानमंत्री को खालिस्तान कहा जाता था। उसको क्या कहते थे हम? पेशवा कहते थे। मैसूर राज्य पहले खालिस्तान साम्राज्य का एक अंग था। वो विजयनगर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था उस टाइम पे, तो उस साम्राज्य का एक अंग था। हम खालिस्तान के नागरिकों को अंग्रेज कहते हैं। अंग्रेज जो सुनना तो होगा अपने किताब में बहुत ज़्यादा, लेकिन यार अंग्रेज कहते किसको हैं? तो वो जो ब्रिटेन के जो लोग हैं ना, ब्रिटेन के जो नागरिक हैं, वहाँ के लोगों को हम अंग्रेज कहते हैं। इंग्लैंड से और ब्रिटेन, मेनली है ब्रिटेन से, ठीक है, क्योंकि वहीं की रानी ने जो उन लोगों को भेजा था। तो ब्रिटेन से जो लोग आए थे उनको शुरुआत में उनको अंग्रेज कहा गया। फिर इधर उधर के देशों को भी सब अंग्रेजी हो गए फिर हमारे लिए, क्योंकि बाकियों को पेल दिया इन्होंने। सबसे पहले भारत छोड़कर जाने वाली यूरोपीय शक्ति खालिस्तान थी। मतलब भारत में बहुत सारी यूरोपीय शक्तियाँ आई, लेकिन सबसे पहले कौन भाग गया? डच भाग गए थे भाई, इनके बस का नहीं था टिक पाना। झांसी को खालिस्तान की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। किस नीति के तहत? लैप्स की नीति के तहत उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। बुक के अंदर जो है ना, आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर लिखोगे तो यहाँ पे आपको को मिलेगा। वहाँ पे मिस टाइप हुआ है बुक में टाइप करते हुए बुक वालों की तरफ से, तो वहाँ पे की है, ठीक है ना, को नहीं है। मतलब झांसी को लैप्स को नीति, ये कोई लॉजिक बनता है भाई? नहीं बनता ना। तो लैप्स की नीति के अंतर्गत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ये आप बुक में से सही कर लेना, कहीं आप बुक में से टेप और भाई पोपट हो जाए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। उचित मिलान कीजिए। ये हमको तुक्के बिठाने हैं भाई, इधर से उधर, उधर से इधर। चलो बिठाते हैं बैठ के तुक्के।
बक्सर का युद्ध, प्लासी की लड़ाई, मराठा सरदार, मैसूर का राजवंश, निर्णायक फ्रांसीसी हार, नाना फडणवीस, मीर कासिम वाडियर, वाड़ीवंश और सिराजुद्दौला। तो ये हमको बताने हैं। अब ये सबको याद होना चाहिए। प्लासी की लड़ाई वाले तो भाई दिखते पहचान लो, सिराजुद्दौला था, ठीक है ना। अब उसके अलावा बच्चे हमारे पास ये बाकी 4 और इधर भी 4। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध के अंदर जो है मीर कासिम था। मीर कासिम उस समय जो है नवाब था बंगाल का, और वो जो है बक्सर के युद्ध में शामिल हुआ था, बाकी उससे सहायता मांगते हुए। उसके बाद आते हैं मराठा सरदार। मराठों के अंदर जो है, मराठों के अंदर ज़्यादा नाना और या ऐसे नाम ही अजीब से नाम मिलेंगे आपको, तो नाना फडणवीस ये जो है मराठा सरदार थे। उसके बाद आते हैं मैसूर का राजवंश और एक निर्णायक फ्रांसीसी हार, ये राजा थे दोनों, तो इनके बारे में हमको बतानी है। तो ये जो है यहाँ पे मैसूर का राजवंश था वाडियार, और ये निर्णायक हार हुई थी वाड़ीवास के अंदर, ठीक है। चलो अब हमारे मेन पर्सन आते हैं, जो अच्छे वाले पर्सन हैं। आओ विचार करें भाई, सोचो ज़रा सोचो, हमको क्या करना है। आसान आसान करें अब की बार, मैंने आपके लिए मतलब जिस चैप्टर में छोटे हो पाते हैं ना प्रश्न उत्तर, मैं कर देता हूँ आपके लिए, जिसमें नहीं हो पाते उसमें क्या ही करूँ मैं भी। चलो पहला प्रश्न है, यूरोपीय शक्तियों के आगमन से पहले भारत के विदेशी व्यापार की क्या स्थिति। यानी कि जब तक यूरोपीय शक्तियाँ यानी कि अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली ये लोग नहीं आए थे, तो इनसे पहले भारतीय व्यापार किस हालत में था वो हमको बताना है। यूरोपीय शक्तियों के आगमन से पहले यूरोपीय देशों में भारतीय सामान की आपूर्ति मुख्यतः लाल सागर और भूमध्य सागर के रास्ते से की जाती थी। थोड़ा बहुत व्यापार स्थल मार्ग से भी होता था, जो अफगानिस्तान और ईरान से होकर गुजरता था। इस समय तक भारतीय व्यापार पर अरब व्यापारियों का ही एकाधिकार था, यानी कि जो अरबी लोग थे ना वो ही लोग व्यापार करते, कोई और व्यापार नहीं करता था। 15वीं शताब्दी के मध्य में तुर्कों द्वारा पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप तथा मिस्र पर अधिकार कर लिया गया, और इस रास्ते से होने वाले व्यापार में बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी। यानी कि जो सामान, जो समुद्री जहाज वहां से जाया करते, तो उन पर रोक लगा दी थी उन्होंने। इस प्रकार जो है काफ़ी समय से प्रचलित यह व्यापार मार्ग बंद हो गया, जिसके कारण व्यापारियों को नए रास्ते की तलाश करनी पड़ेगी। नहीं पड़ी, ठीक है ना, यहाँ पे पड़ेगी लिखा हुआ, मिस टाइप हो जाता है यार, क्या ही करें, हम भी हिंदी लिखते हैं ना। तो जिसके कारण जो है इनको व्यापारियों को नए रास्ते की तलाश करनी पड़ी, और बाद में तो अंग्रेजों ने आके यार धंधा चौपट ही कर दिया था ना, ठीक है ना। ये लाइन में थोड़ी सी एरर है, बस इसको मैं फिक्स कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय शक्तियों द्वारा आरंभ में तटीय क्षेत्रों में बस्तियां स्थापित करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। तटीय क्षेत्र होते हैं जो समुद्री किनारे हैं, वहां पे इन्होंने बस्तियां क्यों स्थापित करी यूरोपीय शक्तियों ने, वो हमको बताना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे कारण थे। समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करना, क्योंकि भाई व्यापार के चक्कर में आए थे शुरुआत में, लेकिन लगा कि भाई ये तो बावड़े लोग हैं इधर के, तो कब्जा मारने लग गए, फिर धीरे धीरे करके पागल बना के लोगों का। अपने विरोधियों को खत्म करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, क्षेत्रीय विस्तार में सेना द्वारा आसानी से हमला कर पाना। तो ये वो सारे कारण थे जिसकी वजह से वो किनारों पर बस्तियां बसाते थे। भारतीय शासक संख्या बल और स्थानीय परिवेश से परिचित होने के बावजूद भी यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध सफल नहीं रहे, कारणों पर चर्चा कीजिए। यानी कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई भारत वालों के पास सेना भी बड़ी थी, लोग भी ज़्यादा थे, अपने एरिया का पता भी था कि यहाँ से लड़ाई कर सकते हैं, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से हार जाएंगे, यहाँ से जीत जाएंगे, सारा कुछ पता था उनको। उसके बाद भी वो हार गए, सेना बड़ी होते हुए भी हार गए। वो कारण हमको बताने हैं। तो सबसे मेन जो कारण थे वो थे भारतीय शासकों के आपसी मतभेद और फूट। एक राजा पे हमले हुआ, दूसरा खुश हो रहा, भाई पिट गया ना, देख बता रहा था मैं, फिर दूसरे उसी की बारी आ गई जो हंस रहा था। तो ऐसे करते करते अंग्रेजों ने एक एक करके सबको कूट डाला। अच्छी युद्ध रणनीति का ना होना, युद्ध रणनीति इनकी बेकार सी थी, कुछ नहीं पता क्या आइडिया क्या नहीं है, बस सीधे गए मुंह पे जाके ठोक गए। अंग्रेज पीठ पीछे वार कर रहे थे, अपनों द्वारा धोखा दिया जाना ये सबसे हरामी काम था। उस समय लोग जो है ना अपने ही सेनापति, मंत्री या खुद को ही राजा को मार देते या धोखा दे देते थे, तो जिसके चलते पंगे हो जाते। अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो याद कर लेना इसको अच्छे से। ये हमको जो है ना युद्ध हुए बहुत सारे, ठीक है, उन सारे युद्धों का हमको वर्णन करना है यहाँ पे। मराठे दक्षिण भारत में भारत के सभी राज्यों में से शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे, और दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियन शक्तियों में सबसे ऊपर बनकर उभरी। मतलब दो बड़ी शक्तियाँ थी, तो इनके बीच में 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध 7 साल तक चला, ये तारीख भी लिख रखी है बाकायदा, इस तारीख से इस तारीख तक। तो ये 7 साल तक चला, लेकिन बिना किसी फैसले के खत्म हो गया। ये दूसरा युद्ध जो था 1803 से 6 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा कमजोर हो चुके थे। आपसी फूट और अंग्रेजों की कूटनीति के कारण इस युद्ध में पहले पेशवा, उनके बाद सिंधिया, होल्डर, गायकवाड़ और भोंसले सभी को हरा दिया, और कंपनी का विस्तार भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर
हो चला था। दूसरे युद्ध में मतलब वो कमज़ोर होने लगे थे। और जब ये तीसरा युद्ध हुआ, इस युद्ध में मराठे हार गए और पूना को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। शेष मराठा जो बचे थोड़े बहुत, तो उनकी छोटी छोटी रियासतें बनकर रह गए, उनके बस का कुछ रहा भी नहीं। फिर कंपनी के अधीन हो गए, वो भी गुलाम बन गए कंपनी के। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के इतिहास में पलासी लड़ाई और बक्सर के युद्ध के महत्व का वर्णन कीजिए। ये जो पलासी की लड़ाई थी या फिर ये बक्सर का युद्ध, ये जो दो युद्ध हुए थे, इनका क्या महत्व है हमारे इतिहास के अंदर, वो हमको बताना है। तो ये भी आसान सा है, जिसने पिछले चैप्टर में पढ़ा है पलासी का युद्ध, तो सेम सा इसमें भी लिखना है, कुछ अलग फर्क नहीं है। देखो, पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हो चुका था। उनका बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार हो चुका था। इस युद्ध में बंगाल के नवयुवक नवाब सिराजुद्दौला के बीच बंगाल के पलासी नामक स्थान पर यह लड़ाई लड़ी गई। यह लड़ाई नवाब की सैनिक दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु क्लाइव के षड्यंत्र और कूटनीति के कारण अंग्रेजों द्वारा जीती गई थी। बाद में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, लेकिन अंग्रेजों के षड्यंत्र के चलते उसे राजगद्दी से उतार कर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम ने अंग्रेजी षड्यंत्रों के कारण भागकर अवध के राजा शुजाउद्दौला के यहाँ पे शरण ली। उस समय वहाँ का मुगल सम्राट शाह आलम भी आया हुआ था। तीनों ने मिलकर कंपनी की सेना से 1764 में बिहार में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध लड़ा। इससे कंपनी की सेना ने तीनों को शामिल सेनाओं को भी हरा दिया और इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो है कर इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। बंगाल पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों का विस्तार धीरे धीरे पूरे भारत में होता चला गया। तो ये वो युद्ध थे, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम पलट गया था। पहले उनको कोई नहीं पूछ रहा था, वो कोने में दुब के पड़े थे, लेकिन अब वो एक बड़े इस हिस्से पर, बंगाल के हिस्से पर राज कर रहे थे। तो वो चक्कर था और इसीलिए वो ज़रूरी था। चलो अब हमारे मेन क्वेश्चन हो चुके हैं ख़त्म। अब आते हैं आलतू फालतू क्वेश्चन, आओ करके देखते हैं इनको भी। चलो, भारत के पूर्वी तट पर 2 पुर्तगाली बस्तियों को मानचित्र पर दर्शाइए और इनके बारे में संक्षेप में लिखिए। भाई लिख भी देना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो, ये जो है बहुत सारे थे, तो मैंने बुक में ये आपका मैप आपने देखा होगा, है ना। तो ये बुक में से आपको जोन से बहुत सारे हैं, तो हमको जो है इधर वालों में से कुछ बताने हैं, इधर वालों में से बताने ना। 2 पुर्तगाली बस्तियों के बारे में बताना। देखो, पुर्तगाली बस्तियाँ ये है ना, लाल कलर वाली है ना, देखो कितनी सारी है। कालीकट, कोचीन, कन्नूर, गोवा, बम्बई, दमन, दीव, सूरत, यहाँ पे नागटम, पुलीकट, कोई सी भी 2 बता दो यार। चलो हम बताते हैं यहाँ पे सूरत और गोवा को, ठीक है। छोटे छोटे लिखे हैं, संक्षेप में कौन ही लिखेगा बैठ के इनको। यह पुर्तगालियों की बस्ती कपड़े के व्यापार से जुड़ गई। लगभग पूरे उत्तर भारत का व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। गोवा के अंदर यह पुर्तगालियों की बस्ती उस समय की एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह थी, जहाँ से हर एक वस्तु का व्यापार किया जाता था। इस बंदरगाह पर अधिकार करके उन्होंने इसे अपना प्रशासनिक केंद्र भी बनाया था। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैंने लिख दी थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों को सहायक संधि और लैप्स की नीति जैसी नीतियों की जरूरत क्यों पड़ी, चर्चा कीजिए। भारतीय शासक निडर और साहसी थे। वह अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करने लगे। अंग्रेज बिना युद्ध के रियासतें हथियाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने सहायक संधि, लैप्स की नीतियों का इस्तेमाल करा और राजाओं को कमजोर कर दिया गया। सांस्कृतिक एवं नैतिक दृष्टि से भारतीय और यूरोपियनों में क्या अंतर देखते हैं, सूची तैयार करके चर्चा कीजिए। यानी कि हम संस्कृति के हिसाब से और नैतिक दृष्टि जो है उनके हिसाब से हमको बताना है कि भारत वालों में और अंग्रेजों में क्या फ़र्क था। सांस्कृतिक एवं नैतिक दृष्टि से भारतीय लोग बहुत सारे धर्म और परंपराओं से जुड़े हुए थे। सभी धर्म के लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं भी थी, अपने अपने विचार भी थे। यूरोपीय लोग भारत से धन कमाने के उद्देश्य से आए थे। धीरे धीरे उन्होंने संस्कृति, विचार और भाषा को भारत में फैलाना शुरू करा, जिसके कारण लोगों ने उनका जो है बहुत अधिक विरोध भी करा था। तो ये थे आपके इस चैप्टर से अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आसान से थे यार, कोई मुश्किल चैप्टर भी मुश्किल नहीं है और क्वेश्चन आंसर भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा प्यारा सा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नोटबुक में लिखने थे तो वो भी आपने लिख लिए होंगे पॉज कर करके। और अगर आप जो है ना डायरेक्ट लिखना चाहते हो, झमेला ही नहीं पालना भाई वीडियो देखने का इतनी देर तक, तो आप जो है कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके डायरेक्टली वेबसाइट पे लिख भी सकते हो। cclchapter.com गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।